Dear student, let's start to understand our second poem, A Tiger in the Zoo, written by Lajel Norris. You are with me, your maths teacher Prashant Sridhar. So, what is written on the box? This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये तुलना होती यहाँ पे दो इस पोयम में की गई है। कुछ स्टेंजा में जो कंडीशन बताई गई है, वो जो सिचुएशन बताई गई है, वो जो टाइगर जो जू में रहता है, जो बिहाइंड द बार्स रहता है पिंजड़े के अंदर, उसकी, और ये दूसरा टाइगर जो है वो नेचुरल हैबिटेट में, जो प्राकृतिक उसका निवास स्थान है, जंगल, वहाँ पर रहता है। इस बारे में बात की गई है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू इन टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। बार बार ये अलग अलग स्टेंजा में कभी जू कभी जंगल पे मूव करती है पोयम। लेट्स सी, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टेंजा। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केक on pads of velvet quiet in his quiet raid. So, as you can see on the screen, this stanza is associated with tiger who lives in the zoo. So, the tiger in the zoo walk in the limited space provided to it in the cage. It takes a few steps. There are strips on its body which are quite prominent. Its paws are soft like velvet. No noise is produced when it walks on its pads of velvet. The tiger is silent but in rage. अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहें तो वो अपने अलग अलग धारियों के साथ, स्ट्रिप से आने धारियाँ, चहलकदमी करता है, स्टॉक्स, और अपने ही पिंजड़े में कुछ कदम चलता है वो यहाँ से वहाँ। उसके जो वेलवेट जैसे मखमली उसके पैर हैं, या जो पैरों की तली है वो एकदम मखमली है। क्वाइट शांतिपूर्वक चलता है वो, परंतु वो जो शांतिपूर्वक चलता है वो गुस्से से भरा हुआ है, गुस्से से भरा है। लेकिन क्योंकि अब पिंजड़े के अंदर कैद है वो, तो कुछ कर नहीं सकता है। तो उसकी ये कंडीशन बताई गई है, जो ऐसा टाइगर जो कि जू में, चिड़ियाघर में है, पिंजड़े के अंदर है। Let's look at second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. So, explanation in English. Now, the poet suggests that the cage is not the proper place for the tiger. It is not its natural habitat. The tiger in the cage is a victim of human cruelty. Usually, tigers are found sitting under some bushes or long grasses near a stream or water hole. As soon as they see their prey, like deer, coming there to drink water, they slide silently through the grass and kill them. The poet wants to convey that this tiger should be there in the forest, its natural habitat. अब इस स्टेंजा में जो बात हो रही है वो उस नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर की बात हो रही है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वो लर्क यानी होता है घात लगाकर छिपना, वहाँ छाया में छुपा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग घास, और लंबी जो घास है वहाँ पे स्लाइड कर रहा होगा
फिसल रहा होगा ताकि अपने जो प्रे पे मतलब शिकार को नियर द वाटर होल, जहाँ पे भी जो सरोवर है वहाँ पर पानी के समीप वो वहाँ जो लंबी घास है वहाँ पे छिपा है और धीरे से स्लाइड करते हुए अपने जहाँ पे प्लम्प हेयर वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे मोटे प्लम्प यानी अच्छे मोटे ताजे हिरण जहाँ से गुजरते हैं या पानी पीने आते हैं, वहाँ पे वो छिपा बैठा है ताकि उनका शिकार कर सके। ये नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर है उसकी बात यहाँ सेकंड स्टेंजा में की गई है। नाउ लेट्स मूव टू अपर थर्ड स्टेंजा। He should be snarling around houses at the jungle is baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो एज यानी आप तो जानते हैं किनारा, स्नार्लिंग यानी होता है ग्रोलिंग गुर्राना, बारिंग यानी होता है दिखाना, फैंग्स यानी होता है टीथ, क्लॉज यानी पंजे। सो नाउ दिस स्ट्रेंजा आल्सो एसोसिएटेड विथ टाइगर who lives in natural habitat means forest, वहीं की बात हो रही है। सो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। द पोएट proceeds further giving another suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge in close vicinity of a village. It should be terrorizing the pupil passing that way by showing its sharp teeth, baring its claws and producing low sound of anger. It should be snarling around houses. वो क्या कर रहा होगा? जंगल के आसपास जो घर बने हुए हैं, एट द जंगल एज लिखा है, वहाँ पर गुर्रा रहा होगा, दहाड़ रहा होगा और डरा रहा होगा लोगों को। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, और जो उसके दांत हैं सफ़ेद उनको दिखा रहा होगा, और साथ साथ अपने पंजों को दिखाकर टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को भयभीत कर रहा होगा। एंड फोर्थ स्टेंजा इज बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अगेन पोएट मूव्ड फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट टू जू। अब फिर से जो जू में जो टाइगर उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ही शुड बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल्स, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो द पोएट एक्सप्रेस डीप सिंपैथी of the tiger that is imprisoned in a cell made of concrete. He cannot come out of it because a strong bar fixed at the concrete cell stop him. Thus the poet says that the tiger's strength is locked behind the bars. The tiger shows no interest in looking at the visitors, rather he keeps on stalking in the limited space of the cage. But he is locked in a concrete cell. परंतु वह तो कंक्रीट जो मजबूत जो ईट सीमेंट रेत वगैरह से जो दीवारें बनी हैं उस पिंजरे में, उस कोठरी में कैद है, और उस हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो पूरी ताकत है वो कैद हो गई उन सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो तो बार बार वहाँ अपने पिंजरे में घूम घूम कर जो लंबाई है वो एक तरह से लंबाई नाप रहा है अपने पिंजरे की। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर उसको देखने आते हैं जो जू में, उनको इग्नोर कर रहा है, उनको ध्यान नहीं देता है वो। एंड लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स
and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. Once again, the poet takes the reader to the cage where the tiger is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless. He hears the sound created by the patrolling cars of the zoo authorities. He shows no interest in them and stares at the shining star with his brilliant eyes. Thus, the poem ends up at the point where it had started. The poet raises a moral issue here. He intends to present a strong case against the cruelty of animals which are kept in cage. तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक बार फिर जो केज में जो पिंजरे में बंद है उस टाइगर की बात हो रही है कि वो लास्ट आवाज़ें, अंतिम आवाज़ें रात के समय जो आती हैं वो आवाज़ें सुनता है और जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उनकी आवाज़ें भी वह सुनता है, जो गश्त लगाने वाली जो कार रहती हैं घूमने वाली, और स्टेयर घूरना होता है अपनी ब्रिलियंट आई, अपनी चमकीली आंखों से घूरता रहता है चमकते हुए सितारों को, अपने पिंजरे के अंदर बैठे हुए तारों को ताकता रहता है क्योंकि वो असहाय है, मजबूर है। इसलिए यहाँ एक नैतिक प्रश्न लेखक उठाते हैं कि क्या जानवरों को पिंजरे में रखा जाना चाहिए। सो we have completed our explanation of the poem A Tiger in the Zoo. I hope you understand this stanza very well. Now I am going to attach an animated video so that you can understand this poem well. Thank you. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on paths of velvet quiet, in his quiet rage. In this stanza, the poet describes the appearance of the tiger in the zoo and its daily movement. He says that the tiger moves up and down of his cage. The tiger walks quietly without making a sound because of his smooth velvet pads. The tiger is able to walk only few steps because of the length of its cage. The tiger is full of anger, but it is suppressed because he knows that he is helpless here. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. The poet says that under normal conditions in the wild forest, this tiger would have been lying in the shadows of trees or hiding itself behind long grass so that its prey will not be able to detect its movement. In this way, the tiger would have moved near the water hole where all the animals of the forest come to drink on sunny afternoons. There, near the water hole, he would be waiting for some fat deer to pass that way. Thus, he would be lying there in expectation of a heavy feast. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. The tiger would be growling at the edge of jungle near some village. He would be showing his white fangs and claws while moving here and there. He would thus become a cause of terror for the villagers. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. The poet sees that the tiger caged in a small concrete cell in the zoo, like a prisoner in the jail.
His strength now lies imprisoned behind the bars. The tiger pays no attention to the visitors who come to see him every day at zoo. He hears the lost voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Even at night, Tiger stays awake till the very last voice of the zookeeper locking up and going home can be heard. All night it remains disturbed due to the noise of the patrolling cars. He keeps staring at the brilliant stars with his brilliant eyes. Perhaps he is asking heaven why he has been imprisoned there.